इंडिया अभी तक जो है वो 2 बार जो है वो क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत चुका है। पहली बार इंडिया ने 1983 में जीता था और दूसरी बार 2011 में। जब 1983 में इंडिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था तो उस टाइम इस टीम की अध्यक्षता जो था वो की जा रही थी कपिल देव के द्वारा। इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन उस टाइम कपिल देव थे। परंतु इस बार अजीब सिनेरियो हुआ कि उन्हें जो था वो जो इस बार इंडिया होस्ट कर रहा था वर्ल्ड कप को, क्रिकेट वर्ल्ड कप को, तो उनको इन्वाइट नहीं किया गया और ये अहमदाबाद में हो रहा था। उन्होंने ये कहा कि उनको यहाँ पर इन्वाइट नहीं किया गया। बात ये नहीं है कि उनको इन्वाइट किया गया, बात है परिस्थितियों की। परिस्थितियाँ देखो, आज अगर आपके अनुकूल है ना तो कल को वो आपके विपरीत भी हो सकती हैं, और अगर आज परिस्थितियां अनुकूल नहीं है ना तो कल को वो आपके अनुकूल भी जो है वो होंगी। इसी तरह एक बार अकबर जो था वो बड़ा ही उदास था, उसका मन बड़ा बेचैन हो रहा था। तो अकबर ने बीरबल से कहा कि भाई मैं ना बड़ा उदास हूँ, मेरा मन बड़ा बेचैन हो रहा है, कुछ ऐसा मुझे बता दो कि जिससे मैं जो है वो इस परेशानी, इस बेचैनी से जो है वो छूट जाऊँ। और बीरबल फटाफट दौड़ कर गया, उसने दीवार पर जाकर लिखा कि ये समय भी जो है वो बीत जाएगा। तो वहाँ से अकबर को ना बड़ा ही हौसला आया। तो ये बहुत ही सत्य कथन जो था वो लिखा गया था कि ये समय भी जो है वो बीत जाएगा। उसी तरह होता है सभी की लाइफ में कि अगर आज एग्ज़ाम नहीं निकल रहे, आज पेपर नहीं निकल रहे, तो बहुत ज़्यादा हताश होने की ज़रूरत नहीं है। ये टाइम जो है वो निकल जाएगा। आपको जो है वो कांस्टेंट वे में जो है वो मेहनत करते रहना है और डेफिनेटली कल को आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। कल को परिस्थितियाँ आपके अनुकूल जो है वो ज़रूर आएंगी। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि प्रेजेंट टाइम में जो चला है ना उसको ये ना समझ लें कि वो पूरी लाइफ भर वैसा ही रहेगा। परिस्थितियाँ कभी भी जो है वो चेंज हो सकती हैं। सबसे ज़रूरी बात जो होती है वो आपका हार्ड वर्क होता है कि आप हमेशा जो है वो अपनी तरफ से पूरा 100% जो है वो अपना दें और सच्चे मन के साथ जो है जो भी कार्य करें वो सच्चे मन के साथ करें, सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं। आपको बताया पीजीटी पेपर 1 में जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और भी जो भी एग्जाम है जहां पर नेशनल इंटरनेशनल अफेयर पूछा जाएगा, हिंदी इंग्लिश पूछी जाएगी, वहां पर आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर पूछा गया, बोलते हैं द नंबर ऑफ आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप वॉन बाय ऑस्ट्रेलिया। तो बोलते हैं कि ये जो इंटरनेशनल जो क्रिकेट का अभी तक मैच हुए हैं, ये जो वर्ल्ड कप हुआ है आईसीसीआई का वन डे इंटरनेशनल, ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने कितनी बार जो है वो अभी तक जीता है। एक 2023 में ये हुआ, ये ऑस्ट्रेलियन जीता। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया 5 बार इसको जीत चुका था। अभी ऑस्ट्रेलिया जो है वो 6 बार ट्रॉफी जो है ये जीत चुका है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इंडिया कितनी बार जीत चुका है, इंडिया 2 बार सिर्फ ये ट्रॉफी जीत चुका है। पहली बार 1983 में जो हमने स्टार्टिंग में ही जाना कपिल देव की अध्यक्षता में, और दूसरी बार 2011 में जो था वो जीत चुका था। और 2011 में कैप्टन जो था वो महेंद्र सिंह धोनी जो था वो हुआ करते थे। अगर हम वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो देखो वर्ल्ड कप ये जो आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप है ये जो है 4 सालों के बाद सिनेरियो देखने को मिलता है। अभी 2023 में हुआ, इससे पहले 2019 में जो था ये हुआ था और इंग्लैंड ने जो था वो इसको होस्ट किया था। इससे पहले 2015 में हुआ था। 2019 में जब ये हुआ था तो इंग्लैंड जो था वो जीत कर आया था। 2015 में ऑस्ट्रेलिया जीता था और 2015 से पहले 2011 में फिर से ऑस्ट्रेलिया जीता था। 2003 में भी ऑस्ट्रेलिया जीता था। 1999 में भी जो था वो ऑस्ट्रेलिया ही जीता था और 1987 में ऑस्ट्रेलिया जीता था। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कि 6 बार जो था वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता, परंतु कौन कौन से ईयर में जो था वो जीता गया। तो पहली बार 1987 में जो था वो जीता था ऑस्ट्रेलिया ने, उसके बाद 1987 के बाद 1999 में, और उसके बाद लगातार 2003 में भी ये जीतता रहा इसको। 2003 के बाद 2007 में भी जो था वो ऑस्ट्रेलिया ही जीता। 2007 के बाद 2015 में फिर ऑस्ट्रेलिया जीतता है। 2015 के बाद 2023 में जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीतता है। तो ये आपको 6 साल याद रखने हैं और 6 साल के अलावा इंडिया के 2 साल अलग से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखें आपके पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द 2023 JCB प्राइज फॉर लिटरेचर वाज अवॉर्डेड टू। तो बोलते हैं कि साहित्य के लिए 2023 में JCB पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। पहली बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ये जो JCB प्राइज है ना ये दिया जाता है लिटरेचर में, और लिटरेचर में ये प्राइज दिया जाता है 2023 के। अगर हम प्राइज की बात करेंगे किसको ये दिया गया, तो ये दिया गया पेरुमल मुरुगन को। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। किसको दिया गया, पेरुमल मुरुगन को जो है ये अवार्ड दिया गया। और अब हम इस प्राइज़ के बारे में जो है वो डिटेल से डिस्कस करते हैं। देखिए ये प्राइज़ पहली बात लिटरेचर में दिया जाता है। क्वेश्चन ये पूछ लेंगे कि कौन सी फील्ड में दिया जाता है। 2023 में ये प्राइज़ किसको दिया गया, JCB प्राइज़ फॉर लिटरेचर जो था ये दिया गया तमिल के एक राइटर हैं पेरुमल मुरुगन, उनको दिया गया। उनका नॉवेल है जिसका नाम है फायर बर्ड के लिए जो था वो उनको ये दिया गया। क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि इस अवार्ड को कब एस्टेबलाइज जो था वो किया गया था। तो 2018 में जो था वो इस अवार्ड को जो था वो एस्टेबलाइज किया गया था। ये भी ध्यान रखना है कि कब अवार्ड इसको जो था वो एस्टेबलाइज किया गया था। इसमें क्या दिया जाता है, इसमें जो है वो 25 लाख रुपया जो है वो ऑथर को दिया जाता है और 10 लाख रुपया जिसने उस किताब को ट्रांसलेट किया होता है उसको जो है वो दिया जाता है। ये भी ध्यान रखें। एक और बात आपने ये ध्यान रखनी है यहाँ से
कि इस बार ये जो प्राइज़ दिया गया ना, ये पेरुमल मुरुगन को दिया गया, परंतु कौन सी भाषा में दिया गया, तो ये तमिल भी ध्यान रखना है। कई बार लैंग्वेज का पूछ लिया जाता है स्पेसिफिक वे में, तो तमिल आपने ध्यान रखना है। और प्रीवियस ईयर के वैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जेसीबी प्राइज़ की प्रीवियस ईयर में किसको दिया गया, परंतु फिर भी अगर हम जानना चाहें कि प्रीवियस ईयर में, इससे पहले 2022 में जो है ये किसको दिया जा चुका है, 2022 में ये प्राइज़, या फिर 2022 से पहले किसको दिया जा चुका था, तो सबसे पहले 2022 की हम बात कर लेते हैं। 2022 में जो था ये दिया गया था खालिद जावेद को जो था ये 2022 में जो था वो दिया गया था। पैराडाइज ऑफ फूड इनकी ये किताब है जिसके लिए इनको दिया गया था। उससे पहले 2021 में किसको दिया गया था, 2021 में जो था वो दिया गया था ए सोलिकी को जो था वो दिया गया था, तो ए सोलिकी को जो था ये दिया गया था, ये भी ध्यान रखना है। अभी हमारे लिए 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर थोड़ा सा और याद रखना है 2022 तक चले जाना, इस अवार्ड में क्या क्या है वो ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में देखें, बोलते हैं इंडिया हैज़ होल्ड 2+2 समिट विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑन 20 नवंबर 2023। तो बोलते हैं कि इंडिया ने जो था वो 2+2 मीटिंग जो था वो होल्ड की अभी फिर से, तो वो कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने जो था ये 2+2 मीटिंग जो था वो की। देखो 2+2 डायलॉग जो था वो इंडिया के साथ फिर से साइन किया गया, और ये किसके साथ किया गया, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया, ताकि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में जो स्ट्रेटेजिक टाइज है ना उनको जो है वो इम्प्रूव किया जा सके। ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो था वो आए भी थे, जब क्रिकेट का वर्ल्ड कप था तो उसको देखने के लिए भी जो था वो यहाँ पर आए थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर जो था वो उन्होंने ये देखा था। आपने यहाँ से क्या ध्यान रखना है कि यहाँ से एक तो बात ध्यान रखनी है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के कौन है, कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पूछ लिए जाए ऑस्ट्रेलिया के जो है वो कौन है, तो वो है रिचर्ड मार्ल्स, इनका नाम ध्यान रखना है, रिचर्ड मार्ल्स जो है वो इनका नाम है, ये पूछा जा सकता है कि कौन है। और साथ में ही आपने ये भी ध्यान रखना है कि जब ये साइन किया गया ना 2+2 एग्रीमेंट, तो एग्जैक्टली डेट क्या थी, तो 20 नवंबर को जो था ये साइन किया गया। क्यों इंपॉर्टेंट है एग्जैक्टली डेट, देखो इस तरह का क्वेश्चन ना एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, 2+2 का क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है एचएएस के एग्जाम में, तो पब्लिक सर्विस कमीशन के इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से जो है वो पूछता है। मतलब अब देखो 2+2 एग्रीमेंट एक यूएसए के साथ भी तो आपने कुछ टाइम पहले पढ़ा था, यूएसए के साथ भी इसी महीने हुआ है, और साथ में ही अब आपने ध्यान रख लेना है कि यूएसए के अलावा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ 20 नवंबर को जो है ये किया गया साइन। ठीक है, इसमें वही टाइज के बारे में बात की गई, कुछ और ग्लोबल इशूज़ के बारे में बात की गई। एक आधा क्वेश्चन यहाँ पर और भी निकलेगा, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, एनर्जी को लेकर हो गया, मिनरल्स को लेकर हो गया, इन्वेस्टमेंट जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है दोनों कंट्रीज़ के बीच में उसको लेकर हो गया, डिफेंस के एरिया में हो गया, सिक्योरिटी के एरिया में हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा अभी आगे एक और। ये क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर दी मेंबर ऑफ क्वेड यानी कि क्वेड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो बोलते हैं कि कौन सी कंट्रीज इनमें से जो है वो क्वेड का मेंबर है। ये भी क्वेश्चन 1 नंबर पक्का है, यहाँ से 1 नंबर इनके एक क्वेश्चन, और पीजीटी पेपर 1 में एक क्वेश्चन का मतलब है 2 नंबर, और नेगेटिव मार्किंग को डिफीट करना है तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। क्वेड की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की बात हुई, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो था ये चर्चा में आया था। इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है वो इसके मेंबर हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अभी हम बात कर रहे हैं कि इसके मेंबर कौन कौन से हैं क्वेड के, तो जब इंडिया के साथ 2+2 डायलॉग होना था ना, तो क्वेड भी जो था वो चर्चा में आया। तो आपने एक और बात यहाँ से ध्यान रखनी है कि क्वेड के बारे में क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। एक तो मोस्टली क्वेश्चन बन जाता है कि इसके मेंबर कंट्रीज जो हैं वो कौन कौन सी हैं। आपका आंसर होगा इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, जापान, और इसमें जो है वो ऑस्ट्रेलिया साथ में आता है। और क्वेड का आइडिया जो था वो सबसे पहले जो था वो जापानीज प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिया गया था, जिनका नाम शिंजो आबे था 2007 में। फाइनली 2017 में जो था वो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान जो था वो एक साथ आए, और इन्होंने जो था ये क्वेड्रिलेटरल कोalition जो था वो बनाया आकर यहाँ पर आकर क्वेड जिसको कहा गया। तो क्वेड का पूरा नाम अब इम्पोर्टेंट हो गया, इसका पूरा नाम है क्वेड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये भी इसका पूरा नाम पूछ लिया जाए वो ध्यान रखना है। इसमें किस मुद्दे पर बात की जाती है, जब ये मिलते हैं ना आपस में, तो ये बात करते हैं कोई भी स्ट्रेटेजिक मिशन अगर सभी कंट्रीज़ को मिलकर चलाना है, तो जो क्वेड कंट्रीज़ हैं खासकर उनको मैरीटाइम को लेकर जो है वो बात करते हैं। एशिया पैसिफिक रीजन में, यूरेशियन रीजन में ये बात करते हैं कि किस तरह से जो है वो यहाँ पर मैरीटाइम डोमिनेंस जो है वो होनी चाहिए, किस कंट्री की होनी चाहिए, कोई कंट्री डोमिनेट ना कर जाए। और जो अदर अलाइंसेस बनते रहते हैं ना कंट्रीज़ के बीच में, वो भी जो है वो ज़रूरी हैं। अब यहाँ पर हमने ना जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे का नाम पढ़ा। जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है ना शिंजो आबे थे, मतलब पहले हुआ करते थे ये, तो इनको ना इंडिया पद्म विभूषण अवार्ड भी जो है वो दे चुका है। पद्म विभूषण अवार्ड जिसको 1954 में स्टेबलाइज किया था, वो जो है वो दिया जा चुका है शिंजो आबे को। तो कौन से ईयर में जो था ये इन्हें अवार्ड दिया गया था,
तो पद्म विभूषण अवार्ड 2021 का था जो शिंजो आबे को जो था वो दिया गया था। तो पूछ सकते हैं कि कौन से ईयर में जो था वो इनको ये दिया गया था। खासकर अलाइड सर्विसेज में इस तरह के क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। अलाइड में कई बार 2-3 साल पुराने क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं अलाइड सर्विसेज में। तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आपके मन में होने चाहिए, याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं रिसेंटली द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोर्ड हैज़ सस्पेंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि अभी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मतलब आईसीसी के द्वारा जो है वो सस्पेंड किया गया है, परंतु कौन सी कंट्री के क्रिकेट बोर्ड को जो है वो किया गया है। अभी देखो आईसीसी ने जो है वो सस्पेंड किया है किसको, श्रीलंका कंट्री के क्रिकेट बोर्ड को जो है वो सस्पेंड किया है। श्रीलंका क्रिकेट को जो है वो सस्पेंड किया है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। तो अभी क्या क्या याद रखना है यहाँ से कि क्या पूरी बात है। आईसीसी ने जो है एक तो श्रीलंका को जो है वो यहाँ से सस्पेंड किया है। सस्पेंशन जो है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। इससे पहले सस्पेंशन कब मिला था वो भी हम जानेंगे। क्यों सस्पेंड किया गया, आईसीसी के द्वारा इसलिए सस्पेंड किया गया क्योंकि श्रीलंका का जो क्रिकेट बोर्ड था ना, वहाँ पर श्रीलंका की सरकार जो था वो दखल कर रही थी, और सरकार की ये इनकी एक पॉलिसी है कि सरकार यहाँ पर दखल नहीं करनी चाहिए। तो जब सरकार ने यहाँ पर दखल किया तो इनको जो था इनकी सदस्यता को जो था वो रद्द कर दिया गया यहाँ से। तो इससे पहले आईसीसी के द्वारा जिम्बाब्वे को जो था वो सस्पेंड किया गया था। 2019 की ये बात है कि जब जिम्बाब्वे क्रिकेट को जो था वो यहाँ से सस्पेंड जो था वो कर दिया गया था। तो अभी अगर हम आईसीसी में देखते हैं ना, तो बीसीसीआई हमारा जो है ना, बीसीसीआई की जो है वो यहाँ पर काफ़ी चलती है। मतलब बीसीसीआई जो है वो एक तरह से बीसीसीआई जो है वो आईसीसी को जो है वो लीड करता है। अगर देखो 600 मिलियन जो है वो पूरे साल में आईसीसी कमाता है, तो उसमें से जो है वो 230 मिलियन जो है वो किसके द्वारा कमाए जाते हैं, इंडियन क्रिकेट जिसको बीसीसीआई कहते हैं वो जो है वो यहाँ पर रखता है। अगर बीसीसीआई के अगर हम यहाँ पर शेयर की बात करते हैं तो बीसीसीआई जो है वो 38.5% जो है वो आईसीसी से जो है वो रिसीव करता है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि बीसीसीआई का पूरा नाम क्या है, हो सकता है पूछ लिया जाए हमारा बीसीसीआई का क्रिकेट, जैसे हमारा एचपीसी का क्रिकेट स्टेडियम जो है धर्मशाला में है, तो बीसीसीआई का पूरा नाम ध्यान रखना है। इसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये जो है वो इसका पूरा नाम है। और प्रेजेंट टाइम में हम बात करते हैं कि बीसीसीआई के चीफ कौन है। इसके चीफ भी तो चर्चा में रहते हैं। बीसीसीआई के चीफ की अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट टाइम में कि कौन है, तो वो है, तो प्रेसिडेंट इसके आप कहेंगे कि कौन है, तो रोजर बिनी जो है वो इसके प्रेसिडेंट है। ये आपने ध्यान रखना है कि ये जो है वो इसके प्रेसिडेंट है। इससे पहले सौरव गांगुली जो था वो प्रेसिडेंट रही थी 2019 से लेकर 2022 तक, तो ये भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन भी करंट अफेयर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बोलते हैं यहाँ पर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर ऑफ द गवर्नर विद रिगार्ड टू असेंट गिवन टू बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। तो बोलते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को दी गई अनुमति के संबंध में राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित है। आप कहेंगे कि यार ये पॉलिटी का क्वेश्चन है और ये क्या बोल रहे हैं कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये अब भी बड़ी चर्चा में चला हुआ है गवर्नर की शक्तियों को लेकर, चाहे वो तमिलनाडु हो गया, चाहे वो केरला हो गया, चाहे वो पंजाब हो गया। इन स्टेट्स में ना गवर्नर की मनमर्जी को लेकर, या फिर गवर्नर का जो दखल है, या फिर गवर्नर की जो नेग्लिजेंस है, जो बिल पास किए जाते हैं उनको लेकर, तो ये बड़ा चर्चा में रहा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी कहा भी गया, क्योंकि कुछ स्टेट जो था वो सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे थे, कि गवर्नर जो है वो बिल्स को होल्ड नहीं कर सकता जो बिल जो है वो रिपास किए गए हैं स्टेट असेंबलीज के द्वारा। अभी ना सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस DY चंद्रचूड़, उन्होंने कहा भी कि 2020 से जो है वो बिल जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं गवर्नर के पास। तो गवर्नर क्यों उनके ऊपर एक्शन नहीं ले रहा, क्यों गवर्नर जो है ये मजबूर करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को कि वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएं और सुप्रीम कोर्ट को फिर कदम उठाना पड़े। तो ये कहा गया। तो अब यहाँ पर ये चर्चा में आए, तो आर्टिकल 200 ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आर्टिकल नंबर 200 जो है ये बात करता है कि कोई भी बिल अगर पास किया गया है स्टेट असेंबली के द्वारा, तो वो गवर्नर के लिए जाएगा, गवर्नर के पास जाएगा उनकी सहमति के लिए। तो गवर्नर के पास 4 ऑप्शंस होंगी और उनको उनके ऊपर रिएक्ट करना पड़ेगा। 4 ऑप्शंस कौन कौन सी होती हैं गवर्नर के पास? या तो देखो गवर्नर उस बिल को अपनी सहमति जो है वो दे दे, या उस बिल को अपने पास जो है वो होल्ड करके रख ले, और या फिर उस बिल को जो है वो रिजेक्ट कर दे, फेल हो जाता है, या फिर उस बिल को रिटर्न भी जो है वो कर सकते हैं असेंबलीज में। ये भी हो सकता है कि फिर से जो है वो कंसीडरेशन के लिए, रिकंसीडरेशन के लिए जो है स्टेट लेजिस्लेचर के पास जो है वो उसको भेज दे। और प्रेसिडेंट के पास भी जो है वो उसको भेजा जा सकता है कि प्रेसिडेंट के पास उसको भेज दिया जाए
और ये सारी शक्तियाँ जो है वो आर्टिकल नंबर 200 में जो है वो आती हैं। परंतु एक बात कही जाती है कि गवर्नर को अगर स्टेट असेंबली के द्वारा बिल पास किया गया है, गवर्नर उसको ज़्यादा समय तक अपने पास नहीं रोक सकता, उस बिल को जो है उसको करना ही पड़ेगा। और गवर्नर को हमेशा ही एक्ट करना होगा जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनकी एडवाइस पर। ये कहा जाता है गवर्नर को जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर जो है वो एक्ट करना है, ये कहा जाता है। अब इस तरह की बातें नहीं हो रही हैं कुछ एक स्टेट्स में। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, ये स्टेट्स हो गए। केरला ने जो है वो एफिडेविट भी जो है वो फाइल किया है गवर्नर के खिलाफ। स्टेट्स में ना लगभग 10 ऐसे बिल हैं जो गवर्नर ने होल्ड करके रखे हैं, उनके ऊपर रिस्पॉन्स ही कोई नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। वेस्ट बंगाल के जो पहले गवर्नर हुआ करते थे, प्रेजेंट टाइम में वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके टाइम में भी ऐसा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ना कॉन्स्टिट्यूशन को खतरे में भी डालती हैं कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट को जाकर इंटरफेयर करना पड़ता है। फिर कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी शक्तियों से अधिक जो है वो एक्ट कर रहा है। चलो खैर, ये तो होगी सारी बात, हमने डिस्कस भी कर लिया इस बिल के बारे में और काफ़ी हो गया। यहाँ से आपको पता भी चला कुछ बातों के बारे में। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं मथुरा इज़ अ सिटी इन द नॉर्दर्न इंडिया लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो बोलते हैं कि मथुरा नॉर्दर्न इंडिया में एक सिटी है, कौन सी स्टेट में ये पड़ती है? उत्तर प्रदेश स्टेट में जो है ये मथुरा पड़ता है। अब बोलते हैं ये कौन सी नदी के किनारे जो है ये स्थित है। नदी क्यों चर्चा में आई? क्योंकि अभी छठ पूजा जो है वो चल रही है, तो अलग अलग नदियों में जो है वो लोग स्नान करते हैं जाकर, महिलाएं जो है वो अलग अलग नदियों में स्नान करती हैं, तब जो था ये चर्चा में आई। अब छठ पूजा के दौरान आपने ध्यान रखना है कि मथुरा जो है वो यमुना नदी के किनारे जो है वो पड़ता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये वही यमुना नदी है जो हिमाचल प्रदेश में बहती है। सबसे छोटी नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड से यमुनोत्री से निकलती हुई आती है, हिमाचल प्रदेश में खादर मानसरी नामक स्थान पर एंटर करती है, हिमाचल प्रदेश को छोड़कर हरियाणा में जाती है, ताजेवाला नामक स्थान पर जो है वो हरियाणा में प्रवेश करती है, और उसके बाद जो है वो दिल्ली, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दिल्ली कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो यमुना नदी के किनारे ही जो है ये स्थित है। ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी नदी के किनारे दिल्ली स्थित है। और आपको ये भी पता चल गया कि अब मथुरा कौन सी नदी के किनारे स्थित है। आगरा पूछ लिया जाता है कि आगरा कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो आगरा भी यमुना नदी के किनारे जो है वो स्थित है। फिरोजाबाद भी यमुना नदी के किनारे जो है वो स्थित है। अगर हम इम्पॉर्टेंट नदियों के बारे में जान लें जिनके किनारे अलग अलग शहर स्थित हैं, तो एक नंबर आपका वहाँ से पक्का हो जाएगा, एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा, और पीजीटी के पेपर में पूछा गया 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। कौन कौन सी ऐसी नदियाँ हैं? देखो, ऐसी नदियों में जो है वो एक तो हमने आगरा पढ़ा जो यमुना नदी के किनारे स्थित है, आगरा जो है, और अयोध्या पूछा जा सकता है, सरयू नदी के किनारे जो है वो अयोध्या स्थित है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे जो है वो स्थित है। अहमदाबाद में अभी मैच हुआ ना क्रिकेट का, तो वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया, साबरमती नदी के किनारे ये स्थित है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा ना, वहाँ पर जब क्रिकेट देख रहे तो जब दूर से ना वो पूरा स्टेडियम दिखाई देता है, तो एक नदी भी ना दिखाई दे रही थी, एक नदी भी बहती हुई दिखाई दे रही थी। तो होपफुली जब साबरमती नदी ही जो है वो होगी। और इसी तरह जो है वो आपने ध्यान रखना है कि फिरोजपुर जो है वो सतलुज नदी के किनारे स्थित है, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे स्थित है, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, जम्मू जो है वो तावी नदी के किनारे स्थित है, पटना जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है, सूरत तापी नदी के किनारे स्थित है। बहुत सारी नदियां हैं ऐसे डिस्कस करने को, इम्पोर्टेंट 1 हमने डिस्कस कर ली। एक और इम्पोर्टेंट बात हो गई अब आपके लिए कि पीजीटी पेपर 1 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, पेपर 2 तो आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, पेपर 2 में अगर आप क्वालिफाई कर भी जाते हैं तो नंबर क्लैश होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो पेपर 1 के नंबर देखे जाएंगे। पेपर 1 को भी स्ट्रॉन्ग करना है तो हमने टेस्ट सीरीज़ जो है वो इसके लिए चलाई है। टेस्ट सीरीज़ आप अवेल कर सकते हैं, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, या फिर आप डायरेक्टली हमें ईमेल करना, ईमेल भी आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ईमेल में भी जो है वो आपको एक्सेस मिल जाएगी उसकी, और बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो आपकी वहाँ से होने वाली है, बहुत चीज़ें आप वहाँ से सीखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अभी देखो पीजीटी की जो अगली हमारी टेस्ट सीरीज़ आएगी ना, अभी जो शेड्यूल्ड वे में चली है, तो 23 तारीख को जो है वो एक टेस्ट सीरीज़ हमारी है। तो उसमें क्या होगा, उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस जो होंगे ना वो क्रिकेट वर्ल्ड कप के ऊपर होंगे, क्योंकि यहाँ से हम कोई चांस ही नहीं लेंगे कि हमारा एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए। 2 नंबर हम यहाँ से पक्के कर लेंगे। तो अगर आप अभी ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको भी एक्सेस मिल जाएगी और आने वाला शेड्यूल भी आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं हु इज़ द करंट लीडर ऑफ हमास। तो बोलते हैं कि हमास, इजराइल, हमास, गाजा स्ट्रिप, ये सारे चर्चा में थे। हमास के जो प्रेजेंट टाइम में लीडर हैं वो कौन है? तो हमास को जो लीड कर रहे हैं, यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, लीड कर रहे हैं यहाँ पर, वो कौन है? वो है इस्माइल हन्नई। ऑप्शन बी सही आंसर है। इस्माइल हन्नई जो है वो यहाँ के लीडर हैं। ठीक है, ये है हमास के लीडर।
अभी इजराइल के साथ वॉर चला हुआ था, तो इजराइल के आपको प्राइम मिनिस्टर पता होने चाहिए कि कौन है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर। तो ऑप्शन में दिया गया है बेंजामिन नेतन्याहू। ये जो है वो इजराइल के जो है वो क्या है, इजराइल के जो है ये प्रेसिडेंट हैं। तो इजराइल के ना ये प्राइम मिनिस्टर हैं, सॉरी ये प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, और इजराइल के जो प्रेसिडेंट हैं वो है इसाक हेरजोग। इसाक हेरजोग जो है ये है प्रेसिडेंट, ये आप ध्यान रखें, ये प्रेसिडेंट है। और इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है ना उनका आपको पता चल गया, बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के। एक बार फिर से ध्यान से सुन लें, कंफ्यूज ना हो। 3 चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कि हमास के लीडर कौन है, इस्माइल हन्नाई इसके लीडर हैं। हम पढ़ रहे हैं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू है। इजराइल के प्रेसिडेंट कौन है, इसाक हेरजोग जो है वो है। टेस्ट सीरीज में तो इजराइल के हमने और भी क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ऑस्ट्रा हिंद इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो ऑस्ट्रा हिंद बोलते हैं निम्नलिखित में से किन देशों के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ऑस्ट्रा हिंद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये एक्सरसाइज जो है वो होती है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। चलो सही बात है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। क्या एक ही एक्सरसाइज करते हैं मुख्य रूप से ये? हाँ जी, एक ही एक्सरसाइज मुख्य रूप से इनके बीच में आती हैं, और भी जॉइंट एक्सरसाइज होती हैं जिनमें बाकी कंट्रीज भी पार्टिसिपेट करती हैं। इसी तरह से जो है वो सिम्बैक्स एक्सरसाइज है, ये किसके साथ इंडिया करता है सिम्बैक्स एक्सरसाइज? ये सिंगापुर के साथ जो है वो इंडिया करता है। नेपाल के साथ इंडिया सूर्य किरण नाम से जो है एक्सरसाइज करता है। जापान के साथ धर्मा गार्जिन एक्सरसाइज करता है। एक मंगोलिया कंट्री है, मंगोलिया कंट्री के साथ इंडिया करता है नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज, ये बहुत ज़रूरी है नोमैडिक एलिफेंट। और गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज इंडिया इंडोनेशिया के साथ जो है वो करता है। पहले भी हमने इस सीरीज़ में बहुत सारी एक्सरसाइजेज पढ़ रखी हैं। 1-2 एक्सरसाइजेज आप भी कमेंट करके बता दीजिए जो आपको याद हैं अभी, जो हमने रिवाइज ना की हो, तो आपका भी रिवीजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, सोलर सिस्टम का क्वेश्चन है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रीन प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। तो बोलते हैं कि हमारा जो सौर मंडल है उसमें हरा ग्रह किसको कहते हैं, ग्रीन प्लेनेट किसको कहा जाता है। तो हमारे सोलर सिस्टम में जो ग्रीन प्लेनेट किसी प्लेनेट को कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है आपका यूरेनस को। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, यूरेनस प्लेनेट को जो है वो ग्रीन प्लेनेट जो है वो कहा जाता है। चलो ठीक है, ये ग्रीन प्लेनेट जो है वो हो गया सोलर सिस्टम का। हमारे पास क्या और भी प्लेनेट हैं, क्या उनको किस तरह से कहा जाता है और किस तरह से जो है वो प्लेनेट्स के बारे में क्वेश्चन बनते हैं। देखो हमारे पास अर्थ है, हमारा अर्थ को जो है वो ब्लू प्लेनेट जो है वो कहा जाता है। ये आपने ध्यान रखना है कि अर्थ को कौन सा प्लेनेट कहते हैं, ब्लू प्लेनेट, नीला ग्रह जो है वो अर्थ को कहा जाता है। मार्स, अगर हम मार्स की बात करते हैं तो मार्स को जो है वो रेड प्लेनेट के नाम से जो है वो जाना जाता है। और अगर हम बात करें सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है, जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है। सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा है, मरकरी सबसे छोटा प्लेनेट है। सबसे सूर्य के सबसे नज़दीक प्लेनेट कौन सा है, तो वो भी मरकरी ही है। और सूर्य से सबसे दूर कौन सा प्लेनेट है, तो वो नेपच्यून जो है वो सूर्य से सबसे दूर जो है वो आता है। अगर हम बात करते हैं सबसे ब्राइटेस्ट, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो वो वीनस जो है वो ब्राइटेस्ट प्लेनेट आता है। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार भी इसको कहते हैं। ग्रीन प्लेनेट का आपको पता चल गया। अर्थ का ट्विन किसको कहते हैं, तो अर्थ का ट्विन जो है ये भी वीनस को ही कहा जाता है, अर्थ का जुड़वां। अभी कुछ क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश के देख लेते हैं। तो आगे देखें, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक है इंग्लिश का क्वेश्चन। बोलते हैं डैश यू टेल मी द वे टू स्टेशन प्लीज। तो यहाँ पर क्या होगा, चारों के चारों ऑप्शंस को देखें और आंसर सोच लें पहले अपने आप से। अभी सही आंसर देखिए इसका क्या है, इसका होगा ऑप्शन डी, कुड यू टेल मी द वे टू द स्टेशन प्लीज। ये जो है वो इसका सही आंसर जो है वो रहेगा। अब देखो यहाँ पर कुड का इस्तेमाल किया गया। कुड कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, देखो कुड इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है, पास्ट में कोई एबिलिटी उस तरह की हो सकती है, तो वहाँ पर जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है। तुम मुझे बता सकते हो, इस तरह से है ना, इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। अगला देखें, अगले में क्या बोलते हैं, यहाँ पर फिर से फिलिंग द ब्लैंक है। बोलते हैं अ स्मॉल एनिमल वॉज मेकिंग रेसलिंग नॉइसेस डैश द लीव्स। तो एक छोटा सा जानवर है कोई, वो जो है वो आवाज़ कर रहा है। रेसलिंग नॉइस मतलब हो गया कि चोरी छुप के आवाज़ कर रहा है, जैसे सरसराहट सी सुनाई देती है ना एनवायरनमेंट में हमें, वैसी आवाज़ कर रहा है पत्तियों में से। तो होगा एमंग, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, एमंग द लीव्स होगा यहाँ पर। ये आपने ध्यान रखना है, एमंग यहाँ पर आएगा, ये भी सही हो गया। अगला हिंदी का क्वेश्चन है हमारे पास। बोलते हैं निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि घर का पर्यायवाची जो है वो क्या क्या होते हैं, तो घर के पर्यायवाची जो है देखिए, पावन जो है ऑप्शन में, सदन है, साला है, निकेतन है। तो
पावन जो है ना वो घर का पर्यायवाची नहीं होता, ऑप्शन ए ही सही आंसर हो जाएगा। घर के पर्यायवाची होते हैं जैसे कि सदन हो गया, ये इसका पर्यायवाची है, शाला इसका पर्यायवाची है, निकेतन इसका पर्यायवाची है, और भी इसके पर्यायवाची हैं। भवन इसको कह देते हैं, आल्य कह देते हैं, आल्य भी कहते हैं घर को, ये आपने ध्यान रखना है। गेह कह देते हैं, गेह। एलाइड के एग्जाम में ना इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर्यायवाची पूछ ले जाएंगे। ऑप्शन में दे दिया जाएगा घर, 3 पर्यायवाची पूछ ले जाएंगे। क्या लिखेंगे आप? घर लिख देंगे, गृह लिख देंगे, उस टाइम याद ही नहीं आएगा। तो मंदिर भी घर को कह देते हैं, आल्य कह देते हैं, गेह इस तरह के लिखेंगे तो बड़ा इंप्रेसिव रहता है पेपर, जैसे कि गेह हो गया, साला हो गया, निकेतन हो गया, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। यथासमास समास, यथासमास में कौन सा समास है? यथासमय में कौन सा समास है? तो यथासमय में कौन सा समास आएगा? यहाँ पर अव्ययी भाव समास जो है वो आएगा, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। यथासमास की बात, यथासमय का मतलब होता है समय के अनुसार, तो जहाँ पर यथा लग गया वहाँ पर अव्ययी भाव समास जो है वो आमतौर पर बन जाता है। जिस समास का पहला पद जो है वो अव्यय होता है, जैसे यथा क्या है, यथा जो है वो अव्यय है, यथा अव्यय है तो पहला पद जो है वो अव्यय हो गया, उसको अव्ययी भाव समास कह देंगे। और दूसरा जो पद होता है इसका वो संज्ञा होता है आमतौर पर, तो समय संज्ञा हो गया, तो इसको यथा समय में जो है वो अव्ययी भाव समास आ गया, ये आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्टेड द 2023 अरब लीग समिट। तो अरब लीग समिट हुई, ये कौन सी कंट्री ने जो था वो 2023 में जो था वो होस्ट की, ये आपने कमेंट करके जो है वो बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। इससे पहले की जो वीडियो थी इसी सीरीज़ की, उसमें हमने डिटेल से ये पढ़ा था सारा का सारा। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट PDFs, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो सारी मिल जाएंगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।